सभागार को मैं प्रणाम करती हूँ। तेलुगु साहित्य में मूलभूत कौशल, इस शीर्षक पर जब विचार किया तो मुझे यही लगा कि साहित्य के माध्यम से भाषा सीखना और सिखाना, अर्थात भाषा शिक्षण में साहित्य का अनुप्रयोग। साहित्य मात्र मनोरंजन के माध्यम नहीं है, बल्कि वह मानव के संपूर्ण विकास का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह कहना गलत नहीं होगा कि साहित्य भाषा, संस्कृति और ज्ञान का भंडार है। साहित्य में आदि से लेकर अंत तक भाषिक विन्यास को ही देखा जा सकता है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त भी कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को समझ भी सकते हैं। भाषा सिर्फ और सिर्फ संप्रेषण का साधन नहीं है, बल्कि वह हमारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। भाषा हमारे जीवन के सबसे नज़दीक होती है, लेकिन उसके बारे में हम बहुत कम ही जानते हैं। कभी कभी तो हम भाषा के संबंध में गलत धारणाएं भी बना लेते हैं। हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा को साधन के रूप में अपनाते हैं। अपने विचारों को बोलकर या फिर लिखकर संप्रेषित करते हैं। साहित्य एक कलात्मक माध्यम है जो विचारों को संप्रेषित करने में हमारे सहयोग करता है। वस्तुतः अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य भाषा का उपयोग करता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चार मूलभूत कौशल हैं। इन्हें सिखाने के लिए साहित्य एक प्रभावी तरीका हो सकता है। ध्यान देने की बात है कि पहले भी कहा जा चुका है, साहित्य का एक लक्ष्य मनोरंजन के अलावा सूचना देना भी है। साहित्य के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ आनंद भी प्राप्त होता है। भाषा शिक्षण में साहित्य का भरपूर प्रयोग किया जा सकता है। वह न केवल छात्रों को अपनी संस्कृतियों की जानकारी प्रदान करता है, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों को महत्व देने में सहायक सिद्ध होता है। किसी भी भाषा को सीखने और सिखाने के लिए उस भाषा का साहित्य एक महत्वपूर्ण औजार बन सकता है। भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ है मूलभूत कौशलों को विकसित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौशल विकास को भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण मानती है और यह नीति छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। नाटक, महाकाव्य, कविता, उपन्यास और गैर काल्पनिक साहित्यिक विधाओं को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा रहा है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही यह हो रहा है। और कक्षा में मूलभूत कौशल विकास हेतु अध्यापक को मूल्यवान प्रामाणिक सामग्री, सांस्कृतिक संवर्धन, भाषा संवर्धन और व्यक्तिगत भागीदारी पर दृष्टि केंद्रित करनी होगी। मूलभूत कौशल विकास में साहित्य का उपयोग करने के लिए 3 मॉडल अपना सकते हैं: सांस्कृतिक मॉडल, भाषा मॉडल और व्यक्तिगत विकास मॉडल। कार्य प्रणाली और कक्षा अभ्यास के आधार पर प्रत्येक मॉडल विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। साहित्यिक पाठ को सांस्कृतिक मॉडल में एक उत्पाद के रूप में माना जाता है और साहित्य के माध्यम से शिक्षार्थी विभिन्न सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत से परिचित होते हैं। साहित्य से जुड़ी अभ्यासों के माध्यम से शिक्षार्थी अपनी भाषा का निर्माण कर सकते हैं, दक्षता प्राप्त कर सकते हैं और यही है भाषा मॉडल। और व्यक्तिगत विकास मॉडल इस बात पर निर्भर करता है कि किस साहित्यिक ग्रंथ के साथ
छात्र अपने आप को जोड़ने में सक्षम है, क्योंकि छात्र साहित्य के माध्यम से सांस्कृतिक तत्वों से परिचित होता है। अब सब जानते हैं कि श्रवण, वाचन, पठन और लेखन ये 4 कौशल किसी भी भाषा को सीखने के 4 बुनियादी तत्व हैं। और श्रवण कौशल यह पहला चरण है कौशल विकास का। यह भाषा का ग्रहण पक्ष है। इसमें कान और दिमाग का उपयोग किया जाता है और ध्वनियों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। फिर उन ध्वनियों से निर्मित शब्दों के अर्थ को भी ग्रहण करना चाहिए। और बाल साहित्य में ध्वन्यात्मकता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चे तरह तरह की ध्वनियों को निकालकर अपने आप में वो मग्न हो जाते हैं। हम भी कभी कभी इतने निरर्थक ध्वनियों को निकालते हैं अपने तनाव को दूर करने के लिए। तो इन ध्वनियों के माध्यम से गीतों का भी सृजन किया जाता है। और बच्चों के जो नर्सरी राइम्स है, ये श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। चिट्टी चिट्टी मिरियालू చెట్టు కింద పోసి పుట్టమన్ను తెచ్చి బొమ్మరిల్లు కట్టి అయ్యవారి ఇంటికి చెల్లకపోతే అయ్యవారి కుక్క భౌభౌమనెను चंकलोनी पापा केर केर मने। इसका अर्थ है कि छोटी छोटी काली मिर्च को पेड़ के नीचे डालकर महीन चिकनी मिट्टी लाकर खिलौने का घर बनाकर छाछ लेने पंडित जी के घर गए तो पंडित जी का पालतू कुत्ता भौं भौं भौंकने लगा। अंक में दबी हुई बच्ची कीर कीर कहकर रोने लगी। अब बच्चों को अगर आप इस तरह से सिखाइए, अब मैंने भी ये देखा है कि नर्सरी के बच्चों को ये सिखाते समय टीचर लोटपोट हो जाती है, नीचे गिर जाते हैं और उनको सिखाते हैं, तो ये ध्वनियाँ सुनकर बच्चे सीखते हैं। और इनमें चिट्टी चिट्टी छोटे छोटे और मिरियालू काली मिर्च, चेट्टू पेड़, इस तरह के संज्ञा शब्द और केर केर कहकर रोना, भौंकने की ध्वनियाँ, ये सारी चीज़ों को हम इनके माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। और इस गीत में एक लयात्मकता तो है ही, और साथ में बच्चों को हम प्रकृति के निकट लेकर जा सकते हैं और उन्हें व्यावहारिक स्तर पर जोड़ सकते हैं। और सुनने के बाद का जो चरण है वह है बोलना, और इससे वाचन कौशल का विकास होता है और यही वास्तविक संप्रेषण है। बोलना या मौखिक संप्रेषण में यह देखना होगा कि विचार श्रोता तक किस प्रकार पहुंचता है। इस कौशल को विकसित करने के लिए संवादों का उपयोग किया जा सकता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एमी अर्थात क्या और यक्कड़ा कहाँ संरचना वाली उक्तियां वाचन कौशल को विकसित करने में सहायक सिद्ध होंगी। उदाहरण के लिए एमी अर्थात क्या संरचना वाली उक्तियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। ఏమన్నావు क्या हो कहा, నీకేం కావాలి, तुम्हें क्या चाहिए, ఏం పని क्या काम है, ఇప్పుడేమైంది अब क्या हुआ। इसी तरह से ఎక్కడ कहाँ संरचना वाली उक्तियां। ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, तुम कहाँ जा रहे हो। ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు, तुम कहाँ से आ रहे हो। ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళావు, कहाँ से कहाँ जा पहुंचे। साहित्य में इस तरह की उक्तियों का भरमार है और साहित्यकार विविध भावों को व्यक्त करने के लिए तथा कथा में रोचकता पैदा करने के लिए इस तरह की उक्तियों का प्रयोग करता है। यदि शिक्षार्थी इस तरह की उक्तियों का सही जवाब देने में सफल हों तो वाचन कौशल को विकसित किया जा सकता है। और तीसरा चरण है पढ़ना। इससे पठन कौशल का विकास होता है। पठन चिंतन प्रधान प्रक्रिया है।
वाचन कौशल में जहाँ उच्चारण पर बल दिया जाता है, वहीं पठन कौशल में अर्थ ग्रहण पर बल दिया जाता है। पाठ को पढ़ते समय पाठक उसका अर्थ ग्रहण करता है, साथ ही उसका मूल्यांकन करता है। इस प्रक्रिया में बल, विराम, अनुतान, आरोह अवरोह, लय, प्रवाह आदि पर ध्यान दिया जाता है। यह प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण है पाठ को पढ़ना, दूसरा चरण है अर्थ ग्रहण करना, तीसरा चरण है मूल्यांकन करना और अंतिम चरण है अनुप्रयोग करना। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। డబ్బు నాకు చేదు కాదు, అలాగనే డబ్బు కోసం నేను కక్కుర్తి పడిందాన్ని కూడా కాదు. డబ్బు లేని రోజుల్లో పరిశ్రమలో నాకు ఇంకా స్థానం అనేది లేనప్పుడు ప్రొడ్యూసర్లు ఇచ్చిన వేషాలు వేశాను. ఇప్పుడు నా మీద ఉన్న ప్రెషర్ను తగ్గించుకోవటం కోసం నాకై నేను కొన్ని నిబంధనలు, నియమాలు విధించుకునే ప్రయత్నం ఉంది. यह उदाहरण राहुरी भारद्वाज के प्रसिद्ध उपन्यास पाकुड़ राल्लू से लिया गया है, काई जमे पत्थर। इसका मैं हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। पैसे मुझे भी कड़वे नहीं लगते। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं पैसों के लिए कुछ भी करती हूँ। शुरू में इस क्षेत्र में जब मेरा कोई सुनिश्चित स्थान नहीं था, तब मैंने उन सब पात्रों का अभिनय किया जिन्हें प्रोड्यूसर देते थे। अब मेरे ऊपर जो प्रेशर है और उसे कम करने के लिए मैं अपने आप पर कुछ नियम लादने का मेरा यह प्रयत्न है। उक्त उदाहरण को ध्यान से पाठक पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ साथ निहितार्थ को समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि पात्र की क्या मानसिकता है, वह किन परिस्थितियों से गुजर रहा है और लेखक क्या कहना चाहते हैं। उक्त उदाहरण में एक स्त्री पात्र यह स्पष्ट कर रही है कि करियर की शुरुआती दिनों में उसने पैसे के लिए सब कुछ किया, लेकिन एक सुनिश्चित स्थान पाने के बाद उसने अपने आप पर कुछ नियम लादने का प्रयत्न किया है। इसमें एक स्त्री का आत्मविश्वास, जिजीविषा और अस्तित्व की लड़ाई मुखरित है। एक और बात, बोलने और पढ़ने की क्रियाएं आपस में गुंथी हुई होती हैं और कहने का आशय है कि जब हम किसी चीज को बोलकर या पढ़कर व्यक्त करते हैं तो कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यह संभाषण कौशल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो मानक उच्चारण पर ध्यान देना आवश्यक है, नहीं तो एक प्रकार से वक्ता या पाठक के बारे में नकारात्मक छवि उत्पन्न हो सकती है और गलत फहमियां भी बढ़ सकती हैं। दूसरी बात यह है कि ध्वनि अंतराल या कहें विराम, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से श्रोता समूह तक पहुंचने के लिए या पहुंचाने के लिए, संभाषण को प्रभावी बनाने के लिए और अपने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने के लिए विराम का प्रयोग किया जा सकता है। बात करने या पाठ को पढ़ने की गति तथा ढंग पर भी ध्यान देना अनिवार्य है। साहित्य इस तरह के अनेक उदाहरणों से भरा हुआ है। और अंतिम चरण है लेखन, और लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। अर्थात जब हम लिखकर अपनी अनुभूतियों व विचारों को व्यक्त करते हैं तो कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से चारों कौशलों में दक्षता प्राप्त कर चुके हैं। और लिखकर अभिव्यक्त करना सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण चरण है और साहित्यकार सांस्कृतिक रचनाओं को भी सशक्त रूप से इसी प्रकार व्यक्त करता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बहुत धैर्य के साथ सुना। अंत में
मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करना चाहूँगी कि अभिव्यक्ति और संप्रेषण कुशलता जिसके पास है वही विजेता बन सकता है और प्रभावशाली ढंग से अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए संवेदनशील साहित्यकार हमेशा छटपटाता रहता है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, तर्क देता है, समर्थन करता है, अपनी बातों में विनोद भरता है। और हम ये कौशल विकास सिर्फ पुस्तकों के माध्यम से ही नहीं, फिल्मी गीतों के माध्यम से भी हम कौशल विकास कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण के लिए आपके तेलुगु फिल्म जो मेघ संदेशम का एक गाना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैं यहाँ केवल उसके लिरिक्स ही प्रस्तुत करूँगी। आकाश देशाना आषाढ़ मासाना मेरिसेटी ओ मेघमा मेरिसेटी ओ मेघमा విరహమో దాహమో విడలేని మోహమో వినిపించు నాచెరికి మేఘ సందేశం। इन पंक्तियों के माध्यम से हम व्याकरण सिखा सकते हैं, साथ ही यह भी सिखा सकते हैं कि भावों को कैसे अभिव्यक्त किया जा सकता है। आकाश, देश, मेघ आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कवि ने आषाढ़ मास का चित्र खींचा है। आषाढ़ में नव विवाहित वर वधू एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता सकते हैं। विरह की स्थिति में नायक मेघ को दूत बनाकर नायिका तक संदेश पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम कि वह किस स्थिति में है। अतः वह संदेह व्यक्त करता है कि यह स्थिति कैसी है, विरह है या तृष्णा है या फिर मोह है। इसमें अलग अलग मानसिक क्रियाओं का चित्रण भी है। हम छात्रों को यह समझा सकते हैं कि इस तरह की अवस्थाओं में मनुष्य का स्वभाव कैसे हो सकता है और मूलभूत कौशलों को विकसित करने के लिए हम एक और प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों से विभिन्न मानसिक स्थितियों के बारे में चर्चा करके उनसे अभिनय करके दिखाने के लिए कह सकते हैं और साहित्यकार अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कहानी या उपन्यास या कविता या कहीं कोई एक साहित्यिक विधा अपनाता है और छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। अंततः कहा जा सकता है कि साहित्य के माध्यम से जीवन मूल्यों और मानव मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। ज्ञान की वृद्धि तो होगी ही, साथ में पाठकों, शिक्षार्थियों में साहित्य के प्रति जागरूकता पैदा होगी और साहित्य के माध्यम से मूलभूत कौशलों को आसानी से विकसित किया जा सकता है। फिल्मी गीतों के माध्यम से भी हम बच्चों को व्याकरण सिखा सकते हैं, कल्पनाशीलता बढ़ा सकते हैं, अभिव्यक्ति कौशल को विकसित कर सकते हैं। इससे मनोरंजन भी होगा और साथ ही सर्वांगीण कौशल विकास भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 इसी एडुटेनमेंट एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन एडुटेनमेंट पर बल देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।